सो हेलो बच्चों, दिस इज फनेश गौतम फ्रॉम K2 इंस्टीट्यूट। बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी पॉलिनेशन की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा पॉलिनेशन तक अच्छे तरीके से हो गया था। आज की क्लास में हम करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कि एक्चुअल में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या, इसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं। देखो, इस टर्म को दोबारा पढ़ो। पॉलन यानी कि ऑब्वियस सी बात है, पॉलन ग्रेन की बात चल रही है। पिस्टिल जिसको हम कार्पल भी कहते हैं, जिसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही हैं। सवाल ये है कि इनकी इंटरेक्शन शुरू कहाँ से होती है। तो बच्चों, पहली बात तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम कुछ स्टेप्स में कवर कर रहे होंगे। हर स्टेप के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, वो क्या है? पॉलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा। कि सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करेगा। देख, जरा समझ लेते हैं चीज़ों को एक डायग्राम के थ्रू। मान लो बच्चों, ये पिस्टिल है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके बैठा। ठीक है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके बैठा। ये सबसे पहला स्टेप है। फिर क्या होगा? फिर बच्चों होता ये है कि जो पॉलन ग्रेन है ये इस स्टिग्मा के ऊपर कुछ मॉइस्चर होता है। ठीक है, आपके एनसेट में नहीं दिया हुआ है, बट हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है अपने आप में थोड़ा ड्राई स्ट्रक्चर है, तो स्टिग्मा के ऊपर थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वहाँ से इस मॉइस्चर को लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि बच्चों, अगर आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझ रहे हो, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा तो कौन कह कर गया है कि हमेशा सही टाइप का पॉलन ग्रेन ही आके बैठेगा? और सही टाइप से बच्चों मेरा मतलब है सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होना। तो सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होना या कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होना, क्या 100% ये गारंटी है कि हमेशा इसी सही टाइप का पॉलन ग्रेन आके बैठेगा? क्योंकि अगर स्टिग्मा ऐसे खुला सरफेस है तो उसके ऊपर तो और मान लो हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो फिर तो कोई भी किसी भी स्पीशीज की पॉलन ग्रेन आके बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है? स्टिग्मा के ऊपर कोई भी आके बैठ सकता है। उनमें से फिर कैसे ये डिसाइड होता है कि कौन सा ऐसा पॉलन ग्रेन है जो क्या बनाएगा, जो एक्चुअल में पॉलन ट्यूब बनाएगा? ये कैसे डिसाइड होता है? तो बच्चों, हम उसी के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा स्टिग्मा चेक। स्टिग्मा चेक करती है वेदर पॉलन ऑफ राइट टाइप, या तो राइट टाइप लिखोगे या कंपैटिबल, लैंडेड ऑन स्टिग्मा और नॉट, यानी कि एक्चुअल में वो कौन है? तो बच्चों, वो स्टिग्मा है जो एक्चुअल में चेक करती है कि क्या सही टाइप का पॉलन ग्रेन आके बैठा है या नहीं बैठा है। अगर आप आपकी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। पिस्टिल और आपके पॉलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेम स्पीशीज में सेम से होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को आपस में पहचान लेते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, चेक कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल कंपोनेंट्स। की केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू एक दूसरे को पहचान पाना क्या है? पॉसिबल है। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई? तो अगर वो केमिकल कंपोनेंट सेम से लगते हैं तो स्टिग्मा क्या करेगी? लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, कर लेते हैं। इफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन landed on stigma, then stigma allows pollen grain to germinate। यानी कि बच्चों, अगर सही टाइप का पॉलन ग्रेन आके बैठा हुआ और केमिकल कंपोनेंट्स में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिली, तब जाकर वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन क्या कर पाएगा? जर्मिनेट कर पाएगा। And if pollen of wrong type or incompatible landed on stigma, then stigma won't allow pollen to जर्मिनेट। ठीक है,
अब ये जर्मिनेशन एक्चुअल में होता कैसे बच्चों, जरा इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे इमेजिन करो, इमेजिन करो ये आपका कोई पॉलन ग्रेन है, उस पॉलन ग्रेन के ऊपर आपको पता है पॉलन ग्रेन की दो कवरिंग है। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, एक्साइन। इनर कवरिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, दो लेयर्स थी ना इसके पास, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। और जिसके अंदर आपके दो सेल्स थी, बड़ी वाली सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल का नाम क्या था बच्चों, यहाँ पर जनरेटिव सेल। ठीक है, ये काम करता हूँ इसको यहाँ से, ये वाली आपकी जनरेटिव सेल। ध्यान देना बच्चों, तो अगर पॉलन ग्रेन सही टाइप का, राइट टाइप का स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा तो उस केस में होगा ये कि स्टिग्मा उसे अलाउ कर देगी। और जब ऐसा होगा तो बच्चों पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी या पॉलन ट्यूब बनेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर सही टाइप का पॉलन ग्रेन आके बैठा तो पॉलन ट्यूब बनेगी। अगर गलत टाइप का पॉलन ग्रेन या इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन, रॉन्ग टाइप यानी कि डिफरेंट स्पीशीज या इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन, आपने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ रखी है, तो अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन आके बैठता है या इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन आके बैठता है तो स्टिग्मा उसको जर्मिनेट नहीं करने देगी। या तो ऐसा होगा या फिर स्टिग्मा रेस्ट्रिक्ट पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो या तो पॉलन ट्यूब बच्चों बनेगी ही नहीं उस रॉन्ग टाइप के केस में, या फिर अगर थोड़ी बहुत बन भी गई तो उसको कहीं ना कहीं आगे जाकर रोक दिया जाएगा, वो आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगी। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? अब बच्चों यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, अगर आप कलर को ध्यान से देख रहे हो, मैंने इंटाइन को यहाँ पर येलो दिखाया है और बच्चों मैंने पॉलन ट्यूब को भी यहाँ पर येलो ही दिखाया है, क्योंकि एक्चुअल में देखो जहाँ पर एक्साइन नहीं है इस हिस्से को तुम क्या बोल देते हैं, ये तो हो गया जर्म पोर। जर्म पोर वो जगह है जहाँ पर एक्साइन क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर एक्साइन नहीं होती। दूसरा, यही वो जगह होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब आई। अब अगर बच्चों एक्साइन नहीं है तो इंटाइन ही तो फर्दर ग्रो कर रही है, तो पॉलन ट्यूब की जो आउटर कवरिंग है वो क्या होगी, वो इंटाइन की होगी। बात समझ में आ रही है? और उसके अंदर भी बच्चों अब ध्यान से देखो, जैसे ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इस पॉलन ट्यूब के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो बच्चों वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, इसको ध्यान समझना, वो कहाँ जाता है, वो आ जाता है पॉलन ट्यूब की टिप पर। इसको ध्यान से समझ लेना कि न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल लाइक इन फ्रंट ऑफ पॉलन ट्यूब। बच्चों वो कहाँ जाती है, वो आ जाती है पॉलन ट्यूब की टिप पर, उसके फ्रंट में। बात समझ में आ रही है? और बाकी फिर पीछे क्या रहेगा, पीछे आपका जनरेटिव सेल रहेगा इस तरीके से, ये आपका जनरेटिव सेल। तो लिख लेते हैं बच्चों उसको भी। कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे, 3 4 पॉइंट। ड्यूरिंग जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब फॉर्म। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनती है एंड देन ग्रो करती है बच्चों, एंड न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल कहाँ रहता है, फ्रंट में। इसी को बच्चों, इसी न्यूक्लियस को यहाँ पर ट्यूब सेल भी बोलते हैं, सॉरी ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक केस आता है, हमने डिस्कस किया था कि 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन एंथर को छोड़ के बाहर की तरफ निकलते हैं उस समय उनके पास कितनी सेल स्टेज होती है, 2 सेल स्टेज होती है। हमें पता है इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स
pollen grain when releases from anther, वो किस स्टेज में होते हैं? वो होते हैं 2 सेल स्टेज में। इस 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है? इसमें एक होगी वेजिटेटिव सेल और एक होगी जनरेटिव सेल, ये मैं पता है। और इन रिमेन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर क्या है कि पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में होता है? 3 सेल स्टेज में, जिसके अंदर एक होगी वेजिटेटिव और 2 जाती हैं आपकी जनरेटिव, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जनरेटिव सेल पहले डिवाइड कर जाते हैं, ये बात हमको पता थी। तो होता क्या है, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, वेजिटेटिव सेल is followed by generative cell in pollen tube. So in 60% of angiosperm, बच्चों 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जहाँ पर 2 सेल स्टेज थी, यहाँ पर आकर, यानी कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर ही रहा है उसी समय आकर जनरेटिव सेल क्या कर जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर जाएगा टू फॉर्म 2 मेल गैमीट, आइदर इन स्टिग्मा और स्टाइल, या तो स्टिग्मा के अंदर या फिर वो स्टाइल के अंदर। बात समझ में आ रही है? बाकी जो आपके रिमेन 40% केसेस हैं, इन रिमेन 40% केसेस वेजिटेटिव सेल्स न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय 2 मेल गैमीट फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर शुरुआत से ही वेजिटेटिव सेल के पीछे, क्योंकि बच्चों उस वाले केस के अंदर तो 40% केस में तो ऑलरेडी वेजिटेटिव सेल के बाद जब जनरेटिव सेल ने यहाँ पे क्या कर लिया था, जनरेटिव सेल यहाँ पे डिवाइड कर गई थी, 2 मेल गैमीट तो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए थे ही ना। तो जब ये वाला पॉलन ग्रेन आके बैठेगा स्टिग्मा के ऊपर, और अगर ये राइट टाइप का है तो स्टिग्मा उसे अलाउ करेगी। जब अलाउ करेगी तो उसी स्टिग्मा वाले रीजन के अंदर, या आप स्टिग्मा रीजन की बात कर सकते हो, उसी स्टिग्मा वाले रीजन के अंदर इस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस के पीछे क्या रहेंगे, 2 मेल गैमीट तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चों? एक बार इसको देख लो। तो पॉलन टिप हमारी बन चुकी है। अब ये पॉलन टिप बन चुकी है तो पॉलन टिप ग्रो करेगी। अब स्टिग्मा को पार कर दिया, स्टिग्मा को पार कर दिया, ऐसे स्टाइल के पास भी आएगी, स्टाइल को भी पार कर देगी। अब ये कहाँ पर एंट्री करेगी बच्चों? अब ये एंट्री करेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। उससे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं वन ऑफ द सिनर्जिड। बच्चों आपको पता है सिनर्जिड कितने होते हैं? 2 सिनर्जिड होते हैं। तो वन ऑफ द सिनर्जिड्स क्या हो जाते हैं बच्चों? डीजेनरेट। 2 सिनर्जिड होते हैं, उनमें से एक क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। तो जो सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाता है वो क्या करता है? वो रिलीज करता है केमिकल। ठीक है, वो क्या रिलीज करता है? केमिकल। और बच्चों ये केमिकल क्या करता है? ये केमिकल अट्रैक्ट करता है पॉलन ट्यूब को। क्या करता है बच्चों? ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन आके बैठा है तो जर्मिनेशन हो गई, जर्मिनेशन हो गई तो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है। लेकिन पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है तो जाएगी कहाँ? कोई ना कोई तो ऐसा स्टेशन, कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना जहाँ पर पॉलन ट्यूब एंट्री मारेगी। तो वो एंट्री कहाँ पर मारेगी? तो हमने डिस्कस किया था कि इस एम्ब्रियो सैक के अंदर इस तरीके से माइक्रोपाइलर एंड पर साइड में 2 सिनर्जिड, बीच में एक एग सेल होती है, यहाँ पर पॉलन न्यूक्लियाई होता है, और इस तरीके से यहाँ पर 3 आपके एंटीपोडल्स होते हैं इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो ये 2 सिनर्जिड हैं, ये भी सिनर्जिड, ये भी सिनर्जिड। इनमें से एक क्या कर जाती है बच्चों? डीजेनरेट कर जाती है। और जब ये डीजेनरेट करती है तो यहाँ से ये केमिकल्स को रिलीज़ करती है। ठीक है, और पॉलन ट्यूब जो है वो यहीं पर इस तरीके से एंट्री मारती है। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई?
pollen tube enters in that synergid, वो उस synergid में एंटर करता है, ठीक है, थ्रू माइक्रोपाइल विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। कि पॉलन ट्यूब को जब सिग्नल आ गया कि मुझे कहाँ पर जाना है, पॉलन ट्यूब वो उसी तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, इसके पास जाएगी। दो सिनर्जेट थे, एक डीजेनरेट हो गया था, तो जो डीजेनरेट था वही बच्चों क्या कर रहा था, केमिकल रिलीज कर रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ होगी पॉलन ट्यूब की, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ पे एंट्री मारेगी, उस डीजेनरेटेड सिनर्जेट के अंदर एंट्री मारेगी। और एंट्री मारने के बाद क्या होगा बच्चों, पॉलन ट्यूब रिलीजेस इट्स कंटेंट इन दैट सिनर्जिड। फिर क्या होगा बच्चों, पॉलन ट्यूब अपने सारे के सारे कंटेंट को कहाँ रिलीज कर देगी, उस सिनर्जिड के अंदर रिलीज कर देगी। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई। तो जितने भी आपने इवेंट्स देखे, ज़रा वापस से देख लो क्या क्या इवेंट देखे बच्चों अभी तक आपने। सबसे पहले पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद क्या होगा, स्टिग्मा चेक करेगी कि क्या पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है या नहीं है। फिर अगर राइट टाइप का है तो जर्मिनेशन हो जाएगी, अगर रॉन्ग टाइप का है तो जर्मिनेशन नहीं होगी। उसके बाद जब जर्मिनेशन हो गई तो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, सामने, और जनरेटिव सेल कहाँ रहेगी, पीछे की तरफ। उसके बाद बच्चों क्या होगा हमने ये डिस्कस कर लिया था, इसको हम साथ में ले सकते हैं। देन ये हमारा हो गया फिफ्थ स्टेप, साथ में आ जाएगा, तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। उसके बाद ये हमारा सिक्स स्टेप हो गया। तो बच्चों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर बैठने से लेकर पॉलन ट्यूब की एंट्री कहाँ पर, इस ओव्यूल के अंदर। इस समय देखो ओव्यूल के अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इस एंट्री तक, बस पॉलन ग्रेन के बैठने से इस एंट्री तक, यही जो स्टेप्स हैं, बीच में जो भी कुछ हुआ, यही है बच्चों पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलन की, बच्चों जब पॉलन ने क्या किया था, लैंडिंग हुई, इट्स एंट्री इन ओव्यूल। ये पूरे के पूरे जितने भी स्टेप्स बच्चों हमने पढ़े, यही है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, यही था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब सवाल ये है कि सर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन समझ में आ गया, पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब बनाई, पॉलन ट्यूब ने एंट्री कर दी, अब इसके बाद क्या होगा, क्या इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी? तो नहीं, कहानी खत्म होगी बच्चों। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना, इसके बाद होगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपके एनसीईआरटी में बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो, इसलिए पढ़ते रहा करो बच्चों। क्या है, यूनिक है इन एंजियोस्पर्म, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिल रहा, वो आपको एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें हुआ क्या था, ध्यान से समझो। अगर ये आपका एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत क्रूशियल है बच्चों समझना इसको। यहाँ से आई थी पॉलन ट्यूब, ठीक है, हमने कहा ऊपर से नीचे यहाँ तक एंट्री तक जो सारे स्टेप हमारे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर आ गए। अब बच्चों जब अपना कंटेंट, अब कंटेंट में क्या गया, ध्यान से समझना। अपने कंटेंट से मेरा मतलब ये है कि जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है बच्चों, वो इस सिनर्जिड के अंदर क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। जब वो डीजेनरेट कर जाता है तो इसके पास दो मेल गैमेट तो हैं ही, है ना, यहाँ पर दो मेल गैमेट तो हैं, तो इनमें से वन मेल गैमेट कहाँ चला जाता है, एग सेल के पास। ये बीच वाली सेल बच्चों क्या थी, यही आपकी एग सेल थी। फर्टिलाइजेस एग सेल,
तो एक फर्टिलाइजेशन बच्चों ये हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया। इसको आपके एनसीईआरटी क्या कह रही है, ये है सिनगैमी। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, 2 मेल गैमेट हैं, उनमें से एक मेल गैमेट ने क्या कर दिया, एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया। जब एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया, इसको सिनगैमी बोल दिया। वहीं पर जो दूसरा वाला अदर मेल गैमेट है वो कहाँ जाएगा बच्चों, वो जाकर फ्यूज कर जाएगा विद पोलर न्यूक्लियाई। अगर आपको पोलर न्यूक्लियाई बच्चों याद है, जरा डिस्कस करते हैं। ये जो यहाँ पर 2 बैठे हुए थे, ये वाले सेंट्रल सेल के अंदर जो ये 2 बैठे हुए थे, ये थे पोलर न्यूक्लियाई। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। देखो बच्चों, आपके एनसीईआरटी ने डायग्राम में तो आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअल में लिखा नहीं है, तो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। जब यहाँ पर दूसरा वाला मेल गैमीट ऊपर की तरफ आ रहा होता है, दूसरा वाला मेल गैमीट जब बच्चों यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा होता है, अराउंड उसे जस्ट पहले ये दोनों जो आपके पोलर न्यूक्लियाई जो अभी अलग अलग हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, आपके एनसीईआरटी ने इसी डायग्राम को इस तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या बनता है, ये बनता है डिप्लॉइड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों फ्यूज कर गए तो डिप्लॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। अब क्या होता है, अब ये मेल गैमीट, ये मेल गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो ये भी कैसा है, ये भी हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड जब यहाँ पर जाकर फ्यूज कर जाता है इस तरीके से, जब ये भी इनके साथ जाकर फ्यूज कर जाएगा, तब बनता है बच्चों आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है। ये आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया था। पहले तो ये दोनों आपके अलग अलग थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, हैप्लॉइड थे, फिर ये दोनों फ्यूज कर गए तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। अब क्या होगा, अब जब दूसरा वाला मेल गैमीट इनसे जाके फ्यूज कर जाता है तो क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। और बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेन। इसका नाम क्या है, हम आगे नाम लिख लेंगे बच्चों, एंड पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म। और बच्चों ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये कैसा है, ये है ट्रिप्लॉइड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब ज़रा चीज़ों को एक बार और देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम यहाँ पे थोड़ा हौज पोज है, फटाफट देखो बच्चों, ध्यान से देखना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड बच्चों आपके डीजनरेट हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, अच्छा हमने क्या डिस्कस किया था कि जब एग सेल को एक मेल गैमीट फर्टिलाइज कर रहा है, एक मेल गैमीट वहाँ से फ्यूज कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे थे, हम यहाँ पर इसको सिनगैमी बोल रहे थे, है ना। तो सिनगैमी हो गई। तो आफ्टर सिनगैमी क्या बनेगा, आफ्टर सिनगैमी यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। फर्टिलाइजेशन बच्चों हो चुका है, यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऊपर की तरफ क्या था, 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमीट जाकर फ्यूज कर गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बच्चों ये सेल क्या बनी, ये बनी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये भी कैसी रही, ट्रिप्लॉइड रही, क्योंकि उसी का तो न्यूक्लियस है। तो ये भी कैसी रही बच्चों, ये भी ट्रिप्लॉइड रही। अच्छा ऊपर वाले जो आपके एंटीपोडल हैं बच्चों, वो भी एक टाइम के बाद डीजनरेट कर जाते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंटीपोडल्स भी यहाँ पर डीजनरेट कर जाते हैं। तो अब तक क्या क्या डीजनरेट कर गया बच्चों, आपके जो 2 सिनर्जिड थे वो डीजनरेट कर गए। ठीक है, एक पहले कर गया, एक बाद में कर जाता है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो पहले सामने आ रहा था वो भी बच्चों यहाँ पर डीजनरेट कर जाता है। ऊपर आपके एंटीपोडल भी डीजनरेट कर जाते हैं। बचेगा क्या, सेंटर में यहाँ पर मेन ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचेगा, ये सेल जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ठीक है, ये बचेगी। अब ये बचेगा आपका जाइगोट। अब जरा चीज़ों को और समझते हैं। फिर बच्चों क्या होता है, ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये यहाँ पर डिवाइड करता है। जब ये यहाँ पर डिवाइड करता है तो अपने जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, अपने जैसे बहुत सारे ट्रिप्लॉइड ही न्यूक्लियस बनाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आगे लिख लेते हैं, पेन डिवाइड्स
माइटोटिकली, ये माइटोटिकली यानी कि बच्चों माइटोसिस डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म करता है अपने जैसे, यानी कि पेन की तरह ट्रिप्लॉइड ही। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है माइटोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो जब डिवीजन होगा तो जैसे पेरेंट था बिल्कुल वैसा ही आपका डॉटर बनेगा। तो यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। अच्छा, इस तरह के डिवीजन को जहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है। फिर क्या होता है बच्चों, चीज़ों को देखो ज़रा ध्यान से। स्टार्टिंग में यहाँ पर ये एक था, यहाँ पर ये आपका जाइगोट बन गया था। फिर क्या हुआ, इसने अपने जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर दिए, और यहाँ पर आपका चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। इनके यहाँ पर नीचे क्या हुआ हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले ज़रा हम ऊपर वाले टिश्यू को समझ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। तो बच्चों ये वाली जो स्टेज है जहाँ पर बहुत सारे आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे, और इनके ऊपर कोई खास सेल नहीं बनी है, बस ये न्यूक्लियस डिवाइड करे जा रहे हैं। इसको इस तरह के एंडोस्पर्म को, पहली बात तो ये याद रखो, यही पूरा का पूरा टिश्यू क्या बना देगा बच्चों, एंडोस्पर्म बना देगा। और इसको लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये जो कंडीशन होती है बच्चों वो किस फॉर्म में होती है, ये होती है लिक्विड स्टेज में। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है टेंडर कोकोनट। जो बच्चों आप पानी पीते हो नारियल का, वो और कुछ नहीं है, वो यही कंडीशन है। वहाँ पर बहुत सारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है। फिर क्या होता है, फिर बच्चों समय के साथ ये जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सेल्यूलर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं बच्चों, ये इस तरीके से सेल्यूलर हो जाते हैं। और जब ये सेल्यूलर हो जाते हैं तो यही किस तरह का न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ये किस तरह का एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्योंकि हमने कहा इसी के पूरे टिश्यू को क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ये एंडोस्पर्म की कौन सी कंडीशन है, लिक्विड कंडीशन है। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सेल्यूलर आ जाएंगे, इनके ऊपर सेल वॉल डेवलप हो जाएगी और ये बन जाएंगे सेल्यूलर, जिसको हम खा सकते हैं। या यूँ कह लो कि उस कच्चे नारियल के बगल में जो बेटा मलाई है, जो वाइट कंटेंट है, वो एक्चुअल में ये स्टेज है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से साथ बच्चों आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ था जिसको क्या बोल रहे थे, सिनगैमी, या यहाँ पर तो क्यों लिखना, एक यहाँ पर हुआ था बच्चों सिनगैमी, दूसरा ऊपर की तरफ हुआ था। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है, काम करते हैं इसको यहीं लिख लेते हैं। ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन बिटवीन वन मेल गैमीट विद टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बच्चों। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा, यहां से आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, और यही आगे जाके इसकी सेल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। और यही आगे जाके कंप्लीट एक एंडोस्पर्म का टिश्यू बना देगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बच्चों एक न्यूक्लियस एक सेल, उसके बाद जाकर बहुत सारे न्यूक्लियस फिर सेल बनेंगे, फिर लास्ट में जाकर ये सारे के सारे सेल्यूलर हो जाएंगे। और यही जो कंडीशन बनेगी, यही कंडीशन आपकी एंडोस्पर्म की कंडीशन है। और एंडोस्पर्म जो होता है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। हम लिख लेते हैं इसको। एंडोस्पर्म बच्चों कैसा है, अपने आप में न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अभी तक हमने जाइगोट के बाद क्या हुआ, अभी उसकी बात नहीं की, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम बस थोड़ा सा एंडोस्पर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका काम क्या है। तो एंडोस्पर्म अपने आप में न्यूट्रिटिव टिश्यू है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करवाता है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अच्छा,
आपकी एनसीईआरटी को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कि एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म क्यों बन जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि बच्चों एम्ब्रियो का बनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बात समझ में आ रही है बच्चों, तो ये एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल आगे जाके आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो सीड के अंदर अगर इसको मैं सीड इमेजिन कर लूँ, ठीक है, इसको मैं सीड इमेजिन कर लूँ, इस सीड के अंदर यहाँ पर तो सीड कोट होगा, वो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मान लो आपका एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा, है ना, सीड के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। अगर बच्चों ये एम्ब्रियो है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सीड को सो करते हो, जब सीड को जर्मिनेट करवाते हो, तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर नया प्लांट बनाएगी वो क्या बनाएगी, कौन बनाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे, उसके पीछे एम्ब्रियो ही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको आगे जाके नया प्लांट ग्रो करना है, उसके लिए एम्ब्रियो का बनना ज़रूरी है। तो उस एम्ब्रियो के बनने के लिए ज़रूरी है उसे थोड़ा बहुत गारंटी के साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जा सके। तो वो न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी किसकी है, एंडोस्पर्म की है, ठीक है। और एंडोस्पर्म किसकी वजह से बना है बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बना है। और सिनगेमी की वजह से क्या हुआ था, ज़ायगोट का फॉर्मेशन हुआ था। सो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। एक बार एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर आप एक बार एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको सारा टॉपिक और अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों।